नमस्कार, मैं नरेश वत्स आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शुरुआत करता हूं दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों से जो कि व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। पक गई हैं आदतें, बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसी गुजर होगी नहीं। आज़ादी के बाद हमारा लोकतंत्र क्या हमें वो तमाम सुविधाएं दे पाया है जिसको लेकर हमने लोकतंत्र बनाया था? झूठा लोकतंत्र। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति आज भी हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक सफल उद्योगपति परवीन आनंद जी। उनसे ही बात करेंगे। परवीन जी, स्वागत आपका। नरेश जी, आप आज जो विचार आप जानना चाहते हैं उसके लिए मैं भी आपसे एक बहुत उम्मीदें लेके अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 75 साल या 74 साल हमारे देश के आज़ाद हुए हो गए हैं हमारे को, और आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बहुत कुछ किया, और हम आज भी कह देते हैं कि बिना खून के हमने आज़ादी ले ली। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शहीदों ने बहुत कुर्बानियां दी, और जिस तरह का वातावरण आज हमारे देश में 75 साल के बाद हम लोग देखते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये देखकर कि आज का जो वातावरण है ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। आज हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि हमारा जो आज सरकारें जो आज शुरू से जो आज़ादी के बाद जो सरकारें आती रही हैं और देश को कई तरह के सबज बाग दिखाती रही हैं, और काम करने का, लोगों को अपने घोषणा पत्र जारी करने का, उसके अंदर अपने बातें रखने का और लोगों से वायदे करने का बहुत काम करती रही हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने वायदे पूरे करे? क्या उन्होंने लोगों को धोखा नहीं दिया? क्या उन्होंने अपने हितों के लिए देश की हित को पीछे नहीं रखा? ये एक बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज हमारा देश, बाद में हम देखते हैं कि हमारे जितने सरकारें आई हैं उनको पहले तो अपनी पार्टी हित के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरत पड़ती है कि हम पार्टी को कैसे जिंदा रखें। वोटों की राजनीति करी जाती है। आज जैसे सत्यदेव चौधरी जी हैं जिन्होंने सत्य बहुमत के लिए एक पॉइंट रखा, आज उन्होंने एक बात कही कि भी हमारे यहाँ पर जब भ्रष्टाचार जो है वो इलेक्शन से ही शुरू हो जाता है। जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो हमारे से सब पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, अपने घोषणा पत्र देती हैं। क्या कभी किसी ने उसके बाद मंथन किया है कि हमने जो घोषणा पत्र दिया है उसके हमने कौन सा लोगों के अंदर ये जो हमने लिखा है कि हम आज ये काम करेंगे और इतने पीरियड के अंदर करेंगे और इतने समय तय समय के अंदर करेंगे, क्या वो वैसा हुआ कभी आज तक? और जो सरकारी तंत्र पे जो अफसर, जो बड़े बड़े हमने ओहदेदार बनाए, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां जनता के प्रति पूरी करी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो देश हमसे बाद में भी अगर आए हैं तो उन्होंने भी हमसे ज़्यादा आगे एफिशिएंसी दिखाई है, हमसे ज़्यादा तरक्की दिखाई है। मेरा एक सवाल आपसे कि ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, सत्ता पाने के बाद जो गठबंधन होता है, सत्ता पाने से पहले गठबंधन होता है, इस पर कैसे चोट हो सकती है? क्योंकि सत्य बहुमत पार्टी ने एक अलग जगाने का काम किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भी आदमी को जो सरकार बनानी चाहिए वो मतों के अधिकार से बनानी चाहिए, और ये सांसद और एमएलए के आधार पे नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं हम लोग कि जो सत्ता में पार्टी आती है, फ़र्ज करो उसके वोट हैं 30% सारे देश के अंदर, और जो दूसरी पार्टियां आती हैं उनके मिला के वोट 40% 50% होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि देश की जो जनता है वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको हमारी व्यवस्था में उनको जिता दिया गया, इस करके वो लोग उस सत्ता में आ जाते हैं। और उसके बाद भी हमने ये देखा है कि जब सरकारें 1-2 मेंबर या 2-4 मेंबर से सरकार बननी मुश्किल हो जाती है तो खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, एक दूसरे को खरीदना शुरू कर देते हैं।
तो ये जो व्यवस्था है, जब भ्रष्टाचार वहीं से चालू हो गया, खरीद फरोख्त वहीं से चालू हो गई, तो जो लोग पहले ही भ्रष्टाचार से काम लेंगे वो बाद में जनता को भ्रष्ट कैसे होने से बचा लेंगे, या अपने सरकारी दफ्तरों को, जो सरकारी अहदेदार हैं उनको भ्रष्ट होने से कैसे बचा लेंगे। सबसे बड़ी आज व्यवस्था ये है कि अगर देश के हित में कोई काम करना है तो पहले हमारे को अपना इलेक्शन सिस्टम को सही करना पड़ेगा। उसको हमें ऐसे तरीके से करना पड़ेगा कि आज जितने हमारा एमपी लेवल पे सारे देश में जो इलेक्शन होता है, आज हमें उसके अंदर अगर ज़्यादा पार्टियां नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाला प्रोग्राम करते हैं। हर आदमी को मतलब 10 आदमी 10 पार्टियां बना दी। ये सत्ता में रहने वाले सोचते हैं कि इस पार्टी को बना दो, ये उसको नुकसान पहुंचाएगा, दूसरी पार्टी सोचती है ये इसको नुकसान पहुंचाएगा। वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपनी आधार पे, कभी जातिवाद के आधार से। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की क्या है कि आज तक 75 साल के अंदर हम देश को जाति के आधार पर बांटते जा रहे हैं। जाति को दूर करने की बजाय देश में ये लोगों को अंदर ये भावना पैदा करनी चाहिए कि हम एक देश के आदमी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये नहीं है कि हमारी जाति अलग हो गई तो हमारा देश तो एक है ना। तो जब तक ये भावना देश के अंदर हम नहीं फैलाएंगे कि भी जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक तौर के ऊपर, आर्थिक आधार के ऊपर हम लोगों को बांटें, ताकि जो गरीब आदमी है जिसको असली ज़रूरत है उसकी मदद हो सके। और जाति के आधार पे जो हम आज रिजर्वेशन कर रहे हैं, आज ये देखो 10 साल के लिए रिजर्वेशन हमने, गांधी जी ने यहाँ मतलब अपने जो हमारे अंबेडकर जी ने बनाई थी, 10 साल के लिए उन्होंने ये कहा था कि भी इसको 10 साल के लिए हम ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारी सरकारों ने क्या किया, उन्होंने अपने रास्ते चुने, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। आज देश के अंदर जो गरीब आदमी है वो कहाँ है? वो बेचारा आज भी भूखा मर रहा है, उसकी गरीबी उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर कोई अच्छी सरकारें होती तो मेरा एक कहना ज़रूर था कि आज जो रूरल एरियाज़ हमारे हैं उनके ऊपर अगर शुरू से ध्यान दिया जाता, गांव के ऊपर ध्यान दिया जाता, उनकी डेवलपमेंट की जाती, तो गरीबी जो है हमारी आज नज़र नहीं आती। आज सबसे बड़ी गरीबी हमारी किस लिए नज़र आ रही है कि हमने शहरों के ऊपर सारा लोड डाल दिया, शहरों पे सारा प्रेशर डाल दिया, और लोग बेचारे गांव से जो भी आ रहा है यहाँ पर आके बस रहा है, और उनकी बसने की व्यवस्था नहीं है। फिर यहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शनें शुरू हो गई और झुग्गी झोंपड़ियाँ शुरू हो गई। ये सब सरकार की कमियों की वजह से हुई है। तो क्या ये मान लिया जाए, ये आप इस पर क्या आपका कहना है कि ये जो सारी समस्याओं की जड़ है, इसमें भ्रष्ट गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है वही जड़ है? जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे ये समस्याएं हल नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमें भ्रष्ट राजनीति की वजह से हमारे को जो ऊपर जो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ इसमें सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो इस चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा उठा के और पैसे के जोर पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। और जो लोग पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां भी हैं हमारे मुल्क की या जो भी है, वो ये सोचने की बजाय कि इन लोगों की बजाय ईमानदार आदमी, जिसकी ईमानदारी समाज में है, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दुनिया देती है, ऐसे लोगों को चांस देना चाहिए। और ये पैसे का जो इतना बड़ा बोलबाला इलेक्शनों के अंदर होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए पैसे का बोलबाला। बल्कि आप अपने व्यूज़, जो अच्छे आदमी हैं उनके व्यूज़ आप चैनल्स के ऊपर और उनकी डिबेट कराकर और लोगों के आगे उनको पेश करो, ताकि लोगों की एक इमेज ये बन सके कि इन लोगों की क्या सोच है। आज क्या है कि जो भाषण की राजनीति चल रही है, रैलियां होती हैं, अरबों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है वो पैसा? आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, जनता भी समझती है। लेकिन मजबूरियाँ यहाँ पर ये है कि जो लोग हमें आगे ले जाने की बागडोर देते हैं, जो आगे ले जाने के लिए हमारा नेतृत्व करते हैं, जो लीडर हैं, अगर उनकी सोच देश के हित में नहीं होगी तो जनता बेचारी क्या कर सकती है? जनता के पास तो एक 5 साल के बाद एक ऑप्शन आती है
कि जी इसको आप एक मौका दे दो। और उसके अंदर भी हमने आज ज़्यादातर देखा है कि अब लोगों का इलेक्शन, जो समर्थ लोग हैं, जो बेचारे रोजी रोटी जो कमाने में लगे हुए हैं, जो अपने देश के हर तरीके से जो देश का समर्थन करते हैं, देश को अपना घर समझते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें अपनी आर्थिक मदद से अपने तरीके से काम करके और जनता का भरोसा जीतकर अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो ईमानदार हैं वो आज डरे हुए हैं, वो आज आगे सत्ता में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ईमानदारी की जो कीमत है वो इस डे बाय डे पीछे जा रही है। और जो सोच जिनकी सेल्फ है, मतलब जो अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहते हैं और जो सत्ता में भी इसलिए आना चाहते हैं कि उन्हें अपना फ़ायदा मिले, तो इस कारण से वो लोग इस जगह पर हावी होते जा रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनता का भी होना बहुत ज़रूरी है और हमारी सरकारों का भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें कल को अगर कोई गलत अधिकारी भी गलत काम करता है, या कोई राजनेता भी गलत काम करता है, या कोई चुना हुआ आदमी भी गलत काम करता है, तो एक ऐसा कमीशन होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पब्लिक को ये अधिकार हो कि वो उससे ये पूछ सके कि भाई आपने ये जो काम किया है, आपने जो वायदा किया है उससे खिलाफत करी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है कि हर काम का एक समय तय हो। आपने किसी चीज़ का कोई समय तय कर दिया, आज होता क्या है, आपने घोषणा पत्र दे दिया 5 साल में ये काम करेंगे। आपने कभी ये सोचा 5 साल के बाद उसमें से काम कितने हुए हैं? कभी उस चीज़ की व्याख्या, कभी विश्लेषण किया है? वो कोई नहीं करता। अगले वो ये प्लानिंग करता है कि हमने जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, जनता से वोटें कैसे खींचनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज गरीब तबका, जो अनपढ़ तबका है, ये सब क्यों अनपढ़ है या क्यों गरीब है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सरकारों की नाकामियाँ। एक ये बड़ा सवाल है कि जो हमारी व्यवस्था में है वो खामियां है। और परवीन आनंद जी ने जो बात कही है कि जब तक जवाबदेही अफसरशाही की नहीं होगी, नेताओं की नहीं होगी, जो सत्ता को चलाते हैं उन हुक्मरान की नहीं होगी, तब तक परिवर्तन नहीं बदल सकता। और इन समस्याओं की जड़ है गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, उसी पर चोट करने होगी। तो आप